अपनी माफी जमीर को, जिसे राइट टू एक्सप्रेशन आप कह दिए या फ्रीडम ऑफ स्पीच कह दिए, वो दस्तूर और दस्तूर का भी जो चैप्टर 3 है वो उसको साफ अल्फाज में अपने सारे सिटीजन्स के लिए एज ए सिविल राइट या एज ए फंडामेंटल राइट सिक्योर करता है। और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जुडिशियरी को और उसमें भी खास तौर से सुप्रीम कोर्ट को उसने गार्जियन या प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट की जिम्मेदारी दी। अब जो कन्फ्लिक्ट है कि एक तरफ आपको दस्तूर ये आजादी दे रहा है कि आप अपनी जो, देखिए ये जो सिस्टम है डेमोक्रेसी, इसकी जो सबसे बेसिक जो डेफिनेशन है वो ये है कि लोगों के लिए, लोगों के जरिए। अब यहां के शहरी जो अपना वोट दे करके अगर एक गवर्नमेंट को बनाते हैं तो वो गवर्नमेंट बनाने वाले हैं, और गवर्नमेंट की चाहे कानूनी दस्तूरी नुक्ता नजर से देखा जाए ये जिम्मेदारी है कि वो आवाम की चूंकि हुकूमत है तो आवाम को जवाब दे। अभी अंसारी साहब ने जो तस्करा किया एक केस का, विनोद दुआ का, विनोद दुआ हिंदुस्तान के मारूफ मोतबर तरीन अगर जर्नलिस्ट देखे जाएं तो उनमें से एक है। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि जो कोरोना को डील करने के लिए हुकूमत ने जिस तरह से जो हुकूमत की जो पॉलिसीज थी उसको लेकर उन्होंने तशवीश का इजहार किया था। उनके ऊपर सेडिशन का कानून लग गया। अभी मैं रेडियंस का एडिशन देख रहा था लेटेस्ट, उसमें जो स्टोरी है सेडिशन पे, उसमें बहुत से केसेस का जो तस्करा किया है, और जो इसके जो डेटा जो नंबर्स जो बढ़े हैं बहुत तेजी से। देखिए पहले की हुकूमतों में और अब की हुकूमत में सिर्फ एक फर्क है, और जिसकी वजह से ये डेटा बढ़ा है। पहले की हुकूमतों में जो लोग थे, एक तो वो बहुत सी पार्टीज मिलकर हुकूमत कर रही थी काफी दिनों तक। अभी की जो हुकूमत है उसको ये जो सोशल और जो जर्नलिस्ट और जो एकेडमिक क्लास है, जिसे हम लोग एक तरह से सिविल सोसाइटी कहते हैं, इसकी जरूरत नहीं है और इसके बगैर वो आया है, और इसकी उसको ना जरूरत है ना उसकी उसको अहमियत का एहसास है, क्योंकि वो पूरी मेजॉरिटी में पूरी तरीके से आए। और हर पार्टी की या हर शख्स की अपनी अपनी स्टाइल होती है हुकूमत करने की। लेकिन जो सेडिशन का जो इशू है, जो कानून है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अभी भी जो चीफ जस्टिस हैं उनका भी स्टेटमेंट आया, क्योंकि इस वक्त भी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को लेकर बहस चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें चीफ जस्टिस ने साफ साफ ये कहा कि आजाद होने के 75 साल बाद भी जिस कानून के तहत फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान गांधी जी को ट्रायल किया गया, क्या उस कानून की आज भी हमें जरूरत है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है उस कानून को लेकर के। लेकिन उससे बड़ा जो मसला है, एक तो होगा कि कानून की जो डेफिनेशन है या जो लीगलिटी है या जो वैलिडिटी है वो अंडर क्वेश्चन है, वो सुप्रीम कोर्ट में भी है और सब लोगों के बीच में भी है। उसका जो मिसयूज है वो उससे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, बीइंग एक संजीदा या एक जिम्मेदार शहरी होने की तौर पर। क्योंकि हमारा जो पूरा सिस्टम है, चाहे वो जुडिशियरी हो, चाहे वो पुलिस सिस्टम हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन का जो पूरा जो जिसे हम नौकरशाही कहते हैं, वो जिस तरह से बगैर किसी डर और खौफ के कानून का, जिसे हम लोग मिसयूज या दुरुपयोग कहते हैं, वो जिस तेजी से बढ़ रहा है, उसको लेकर हम कितना कंसर्न है, ये हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल है। अभी क्या हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हों या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हों या फिर हमारी जुडिशियरी, वो कहीं ना कहीं जाकर
एक पार्टिकुलर कम्युनिटी के लिए बहुत ज्यादा सिलेक्टिव अप्रोच उसकी हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो चीजें हमारे सामने है फैक्ट है। अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एक केस हुआ, तो उसने कोई स्टेटमेंट दिया जिसको लेकर बहुत ज्यादा लोगों में बेचैनी हुई। बहुत सी जगहों पर उसके खिलाफ एफआईआर हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जो क्रिमिनल लॉ का बेसिक प्रिंसिपल है कि अगर एक ऑफेंस हुआ है या उस ऑफेंस से कनेक्टेड डिफरेंट क्राइम्स हुए तो उनको क्लब करके एक एफआईआर में ट्रायल होगा। यानी अगर मेरी एक स्पीच पर अगर एफआईआर दर्ज होती है तो वो एक एफआईआर होगी, अगर कई जगह हो गई है तो उन सबको क्लब करके एक जगह कर दिया जाएगा और उसका बेनिफिट अर्नब गोस्वामी को मिल गया। शर्जील इमाम की आइडियोलॉजी क्या है, कैसे है, क्यों है, हम उन सारी डेप्थ में ना जाकर सिर्फ ये कहें कि हमारा वो एक केस है, उसकी एक स्पीच है जिसमें वो ये कह रहा है कि जो चिकन नेक है उसको चक्का जाम करके एक ऐसा कानून या कानून में ऐसी तरमीम जिससे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, रिलीजन को ये लग रहा है कि दस्तूर की जो रूह है या जो स्पिरिट है उसके खिलाफ एक कानून बनाया गया और कानून में तरमीम की गई जिसे हमने सीए एनआरसी के नाम से हम सब जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट में उसको लेकर भी पिटीशन डली। अभी जो एग्रीकल्चरल लॉज हुए उनको भी लेकर हुई। एग्रीकल्चरल लॉज पर फौरन स्टे लग गया, प्रोटेस्ट चल रहा है। उसको भी लेकर सीए एनआरसी को लेकर भी पिटीशन नहीं, अभी तक ना तो उस पर स्टे है और ना ही उसकी जो है वो कई साल होने के बाद भी ना ही वो अभी तक सुनवाई पर आया है। इस चीज को लेकर भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में तशवीश है। अब अगर उस प्रोटेस्ट के बीच में एक स्पीच दी जिसमें यह कहा शर्जील इमाम ने कि चक्का जाम करके हम मुल्क के एक हिस्से को बीच में हम चक्का जाम कर देंगे, अगर वो देखिए इसकी बेसिक जो वो है डिफिनेशन या रिक्वायरमेंट अगर कह दिया जाए, जो खुद सुप्रीम कोर्ट ने केदारनाथ की जजमेंट में कहा कि आपका जो डिसअफेक्शन है वो या जो प्रोटेस्ट है वो चाहे जितना भी एग्रेसिव क्यों ना हो, अगर वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को क्रिएट नहीं करता है या मुल्क की जो सॉवरेनिटी है, इंटीग्रिटी है या जो उसके जो यूनिटी है अगर उसके लिए खतरा पैदा नहीं करता है तो 124A का कहीं से भी इंप्लीमेंटेशन वहां पे उस सेक्शन को इन्वोक नहीं किया जाएगा। अभी क्या है, शर्जील इमाम के ऊपर कई स्टेट में अलग अलग केसेस लग गए। उन केसेस को क्लब करने के लिए या अदर एफआईआर को, चूंकि एक उसकी स्पीच है, उस स्पीच को लेकर 10 जगह एफआईआर कैसे हो सकती है, उसको लेकर 1 साल से ऊपर हो गया सुप्रीम कोर्ट में, अभी तक उस पर डिसीजन नहीं आ पाया। लेकिन अर्नब गोस्वामी पे फौरी तौर पर आ गया और वो जेल से पूरे लाव लश्कर के साथ फातिहाना अंदाज में बाहर निकले। क्या हुकूमत किसी भी शख्स को जो कि हुकूमत की पॉलिसी या अवामी पार्लियामेंट के जरिए बनाए गए किसी भी कानून की अगर एहतजाज करती है तो उसको 124A के जरिए देशद्रोह का इल्जाम लगाकर, और इल्जाम इस तरह से लगता है कि बहुत से केसेस में जब इवन मतलब जो कंप्लेनेंट है वो कह रहे हैं कि हाँ ये देश की एकता, संप्रभुता और उसकी जो है उसके खिलाफ, उसके लिए खतरा बना रहा है और इसलिए 124A का अपराध बनता है। लेकिन जब उससे कटघरे में पूछा जाता है क्रॉस एग्जामिनेशन के बीच में कि ये बताओ कि 124A है क्या, उस कंप्लेनेंट को नहीं मालूम होता है। जिसने एफआईआर लिखी है उससे पूछा जाए कि 124A क्या है, कब बना, भाई इसमें अपराध क्या है, उसको नहीं मालूम होता।